देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विक्की राजपूत है और मैं इस वक्त कोलकाता में पूरी तरह अपने परिवार के साथ बस चुका हूँ। पर एक किस्सा ऐसा घटा था जिसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस घटना की सच्चाई मेरे और मेरे परिवार तक ही सीमित है। मैं पिछले 15 सालों से अपने असली गांव नहीं गया था। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद मेरा गांव जाने का मन ही ना हो, या शायद मेरे गांव से कोई निजी दुश्मनी हो। पर इसका बहुत ही अलग सा कारण है जिस पर हर कोई विश्वास नहीं करता। इसके पीछे का रहस्य हर किसी के गले नहीं उतरता, पर फिर भी सच तो सच ही होता है जिसे हम झुठला नहीं सकते। मैं उस समय 8वीं कक्षा में था। मैं पढ़ने लिखने में कुछ खास अच्छा नहीं था, पर फिर भी परीक्षा पास करने जितना तो पढ़ ही लेता था। यह मेरी एक आदत सी हो गई थी। जैसे ही हमारा स्कूल छूटता था वैसे ही हम 10 दोस्तों के ग्रुप बनाकर हम प्रकाश दादा के ढाबे पर जाते थे। देखने में तो वह किसी बड़े ढाबे जैसा नहीं था, बल्कि किसी दुकान जैसा ही लगता था, पर उसमें सारी सुविधाएं थी, दुकान से लेकर ढाबे तक की। प्रकाश दादा हमें बहुत ही मानते थे और हम उनके एक तरह से प्रतिदिन ग्राहक हो गए थे। शायद ही कोई दिन होता था जब हम उनके ढाबे पर ना जाते थे। वह बात अलग है कि उस समय ज़्यादा पैसे ना होने के कारण हम कुछ ज़्यादा खरीद नहीं पाते थे और काफ़ी दिन तो ऐसे ही बिना कुछ खरीदे चले जाते थे। पर शायद ही मुझे कोई ऐसा दिन याद हो जिस दिन दादा ने हमें कुछ खाने के लिए ना दिया हो। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से छूटते ही अपने घर की तरफ दौड़ा, क्योंकि आज मुझे कहीं बाहर जाना था। मैं लगभग शाम तक अपने दादी के घर निकल गया। मैं पूरे 1 हफ्ते तक वहीं पर रहा, जहां मैंने वहां पर पूरे 1 हफ्ते पूरी तरह से मजे किए। फिर 7वें दिन मैं घर पर लौट आया और 8वें दिन से फिर से स्कूल जाने लगा। आज के दिन जैसे स्कूल खत्म होते ही मैं अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर गया तो मैंने देखा कि आज तो ढाबे पर सब कुछ 50% कम दाम में मिल रहा है। मुझे इसका कारण तो समझ में नहीं आया और अपने दोस्तों से पूछे जाने पर मुझे ये पता चला कि कल ही दादा का बेटा वापस आ गया था। असल में दादा का भी एक लड़का था जो कहा जाता है कि 1 साल पहले वो कहीं भाग गया था। असल में 1 साल पहले दादा और उनके बेटे के बीच बहुत बड़ी बहस हुई थी, जिसमें तहस में आकर वह गांव छोड़कर चला गया था। उसी के वापस आने की खुशी में आज सब कुछ इसमें इतना सस्ता था। दादा के बेटे का नाम सूरज था। हमने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर उसने मानो जैसे मौन धारण कर लिया हो, क्योंकि वह कुछ बोल ही नहीं रहा था, जैसे वो सुन पड़ गया हो। फिर उसके बाद का अगला दिन भी एकदम आम दिनों जैसा गुजरा। तीसरे दिन ही पता नहीं किसी कारण दादा की मौत हो गई। दादा एकदम तंदुरुस्त व्यक्ति थे, पर किसी को उनके मौत के पीछे का कारण बिल्कुल पता नहीं चला। चौथे दिन दादा का अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग सुबह जमा हुए। तब सबको हैरानी इस बात से हुई जब सूरज ने कहा कि उसने अपने दूसरे गांव के जान पहचान वालों के साथ मिलकर रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया है। ये सब सुनकर सबको थोड़ा अजीब तो लगा, पर किसी ने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि ये उनका घरेलू मामला था। बस एक दिन ढाबा बंद रहा था, फिर अगले दिन से ढाबा फिर से शुरू हो गया। पर अब मैं उस ढाबे पर जाता नहीं था, क्योंकि सूरज ने अब वहाँ पर मांस बेचना शुरू कर दिया था और उससे ही बने इत्यादि वस्तु भी अब वहाँ पर मिलती थी। दादा खुद शाकाहारी थे और मैं भी, पर हमारे इधर किसी को मांस खाने के लिए रोक नहीं थी। तो सबको जानकर हैरानी हुई कि ढाबे पर अब मांस मिलता है, पर इस ढाबे की बिक्री में कोई कमी नहीं आई और उल्टा सभी लोग वहाँ पर खरीदने जाने लगे। मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ पर जाने लगे थे और आकर मुझसे कहते थे कि तू भी चल हमारे साथ, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैंने कहा नहीं यार, मैं मांस नहीं खाता। पर उन लोगों ने कहा एक बार खाकर तो देख ले, हमेशा खाता ही रह जाएगा। पर मैं फिर भी नहीं माना और स्कूल से छूटने के बाद सीधा अपने घर जाता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे ही पकड़ लिया और कहा एक बार चल तो सही, तू मत खाना। इतना कहने के बाद मैंने हामी भर दी और उसके साथ चला गया। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ
कि ढाबा का पूरा हुलिया अब बदल चुका है। जो पहले छोटा सा गुमसुम ढाबा था, अब वह बड़ा सा चकाचौंध ढाबा बन चुका है। हम लोग वहां बैठे और मेरे दोस्त ने एक चिकन सूप ऑर्डर किया। मुझे तो उसे देखने में भी बहुत घिन आ रही थी, पर मेरा दोस्त उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था, मानो जैसे उसने दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज खाई हो। मैं वहाँ की व्यवस्था को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वहाँ की हर एक चीज बहुत कीमती पदार्थ से बनी थी। वहाँ की टेबल, कुर्सियाँ इत्यादि सभी सामान बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पर एक सामान्य आकार की एक शैतान की मूर्ति भी थी, जो सभी लोग कहते थे कि संगमरमर से बनी थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो किस चीज़ से बनी थी। वहाँ बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई थी। किसी के खाकर उठने के बाद कुछ ही क्षणों में टेबल तुरंत ही साफ हो जाते थे, पर वहाँ पर एक भी कामगार नहीं थे। एक अकेला सूरज ही सब कुछ संभाल लेता था। खाना बनाने से लेकर पूरे ढाबे का ध्यान रखना और बाकी का सभी काम। इस बात को लेकर काफ़ी हैरानी होती थी कि सूरज अकेले कैसे इतना सारा काम कर लेता है। सूरज वहाँ पर भी किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। सूरज से एक ही सवाल 1000 बार पूछे जाने पर उसने बताया कि वो सारे माड़ जंगल के जानवरों को मारकर लाता है। एक दिन लोगों को सूरज के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और कुछ लोग तो सूरज को मारने तक उतर आए थे। कारण ये था कि सूरज के एक खाने में बड़े नुकीले नाखून निकल आए थे, जो कि किसी भेड़िए या गीदड़ के लग रहे थे। इस बात पर हाथापाई में अब जो हुआ वो कोई समझ नहीं सका। सूरज को जब एक आदमी ने उसे हाथ लगाया, तब सूरज उसके छाती पर चढ़ के उसके गले को काटने लगा। उसे काटते काटते उसे अधमरा कर दिया। फिर वो उछल उछल कर एक आदमी के सिर के बाल को चबाने लगा। उसकी ये हरकतें बिल्कुल किसी भेड़िए जैसी थी। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग भाग गए। लोग अब उस ढाबे पर जाने से भी डरते थे। एक दिन की बात है, मैं इन सब बातों से अनजान उस ढाबे के करीब से जा रहा था कि तभी मेरी आंखों पे एक रोशनी की चमक पड़ी। वो चमक बहुत तेज थी। जब मैंने उस रोशनी की दिशा में देखा तो मैंने पाया कि यह चमक किसी अंगूठी से आ रही थी, जो जमीन में आधी गड़ी हुई थी। वहाँ की जमीन काफ़ी नरम थी, तो मैंने वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी हटाई और फिर जो मैंने देखा उससे मेरा दिल दहल गया। वो अंगूठी किसी की उंगली की थी, पर वह अंगूठी अभी भी किसी उंगली में ही लगी हुई थी और वह कटी हुई उंगली वहाँ पर गड़ी हुई थी। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि किसी ने उसे गाड़ा हो, बल्कि लग रहा था कि नरम मिट्टी के कारण वह वहाँ पर धंस गई है। वो उंगली ढाबे के बाजू में ही थी। तभी मुझे अंदर से थोड़ी अजीब सी महक आने लगी। तभी मैंने ढाबे के अंदर देखने की कोशिश की। तभी जिस डब्बे के ऊपर मैं पैर रख के खड़ा हुआ था, वो डब्बा एकदम से सरक गया। ऊपर का डब्बा सरकते ही नीचे का ताबूत भी सरक गया। पर इस बार जो मैंने देखा उसके बाद मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने देखा उस ताबूत में 3 लोगों की मुंडी बाहर रखी हुई थी, जिसमें एक दादा भी थे। मैं इतना देखते ही डर के मारे भागने लगा और कांपते हुए सारी बात अपने माँ बाप को बताई। मेरे इतना बताते ही बड़ी तेजी से ये बात पूरे गांव में फैल गई। उसी शाम उसके ढाबे की तलाश करने के लिए सभी लोग पहुंच गए। उस समय वह ढाबे पर नहीं था और सबने ढाबे का दरवाज़ा तोड़ा, और जब सब अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा नीले रंग का पानी का डब्बा रखा था। जब सभी ने उस डब्बे का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें गहरे खून थे। यह देखते ही मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तब सबको याद आया कि सूरज जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करता था और कहता था कि वो उनका मांस बनाकर देता है। तब सूरज को ढूंढने के लिए सभी जंगल में गए, पर जंगल में उन्हें सूरज कहीं पर नहीं मिला। पर एक जगह पर 3 लोगों की कटी हुई लाश मिली, जिसे अच्छी तरह से छुपाया गया था, जिसमें से एक दादा की थी। इसे देखते ही पता चल रहा था कि किसी चाकू ने काट काट कर उन्हें जान से मारा हो। अब सभी लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। तभी लोगों ने बताया कि जंगल के बगल वाले गांव में एक तांत्रिक जिंदा प्राणियों को और नवजात शिशु की बलि देता है, और ऐसा कर वो शैतान को खुश करता है। सूरज जब से लौटा है तब से इतना अजीब हो गया है। हो सकता है कि सूरज को मोहरा बनाकर वो तांत्रिक इसे अपना हथियार बनाए हुए है। देर रात हो चली थी
तभी एक पेड़ के डाल से ऊपर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयावह लग रही थी। जब सबने ऊपर टॉर्च मारी तो पाया कि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सूरज की थी। वो नीचे कूदता हुआ एक एक पर झपटने लगा, पर वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे तो सभी ने उसे शिकंजे से जकड़ लिया और फिर उसे बहुत मारा पीटा गया और उसे बहुत जख्मी कर गांव के बाहर वाले तालाब में फेंकवा दिया गया। गांव वालों को लगा सूरज मर गया होगा, पर वो तो शायद पहले से ही मौत प्राप्त कर चुका था। अब मारे हुए को कौन मार सकता है। पर सबसे बड़ी मुसीबत तो अब आने वाली थी। उस दिन के बाद गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पर मेरे परिवार में से तो सूरज ने किसी को कुछ नहीं किया था, पर जिन लोगों ने सूरज को मारा था उन सभी का अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। गांव में अब रातों को किसी शैतान के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ लोग गांव छोड़कर शहर आ गए तो कुछ अभी भी वहीं बसे हुए हैं, अपनी जिंदगी खेतीबाड़ी और उस शैतान के खौफ से जी रहे हैं। पर उस दिन जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।